देश के औद्योगिक उत्पादन में आया कितना उछाल, सोने की कीमतों में आज क्या हुआ, शेयर बाजार के निवेशकों को कितना नुकसान हुआ, आरबीआई ने कितने एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए। सवाल तमाम, जवाब एक मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। 5 हफ्ते में पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। 3 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 562.40 अरब डॉलर हो गया। पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में 1.46 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि इससे पहले 4 हफ्तों में विदेशी मुद्रा भंडार में 15.8 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। 24 फरवरी को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 560.94 अरब डॉलर था। देश का औद्योगिक उत्पादन जनवरी में 5.2% बढ़ गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी के आधार पर मापा जाने वाले इस औद्योगिक उत्पादन को जनवरी 2022 में ये 2% बढ़ा था। एनएसओ के मुताबिक जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का उत्पादन 3.7% बढ़ा है। इस दौरान खनन उत्पादन 8.8% और बिजली उत्पादन 12.7% बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 395 रुपये की तेजी के साथ 55,540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी की कीमत 115 रुपये गिरकर 62,095 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1833 प्रति औंस पर, जबकि चांदी का भाव गिरावट के साथ $20.09 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज आईटी, फाइनेंस और ऑयल शेयरों में भारी बिकवाली हुई। इस वजह से आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 1% से ज्यादा टूट गए। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर लाल निशान में बंद हुए। अमेरिका में स्टार्टअप्स को फंड करने वाले एसवीबी बैंक के दिवालिया होने की खबरों ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरें और बढ़ने की चिंता ने भी बाजार पर दबाव बनाया। आरबीआई ने 17 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45IA6 के तहत रद्द किए गए एनबीएफसी के लाइसेंस धनबाद प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, सूर्या वाणिज्य एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जेनेक्स इंडिया लिमिटेड, जेएम व्यापार प्राइवेट लिमिटेड और जेएम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड सहित 17 एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना के तहत सदस्यों की संख्या 4 मार्च तक 23% बढ़कर 6.24 करोड़ हो गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या 28% से ज़्यादा बढ़ी है। इस दौरान 1 करोड़ से अधिक नए सदस्य जुड़े हैं। एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल प्रबंधन अधीन संपत्ति सालाना आधार पर 23% से ज़्यादा बढ़कर 8.82 लाख करोड़ रुपए हो गई। कोटक महिंद्रा बैंक ने छोटी बचत करने वाले ग्राहकों को दिया ज्यादा फायदा उठाने का अवसर। बैंक ने रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज दरों को बढ़ाने का ऐलान किया है। 6 महीने से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली आरडी पर ग्राहकों को 7.20% तक का ब्याज मिलेगा। आरडी पर नई ब्याज दरें 8 मार्च से प्रभावी हो गई हैं। रेकरिंग डिपॉजिट में निवेशक छोटी राशि हर महीने जमा कर मैच्योरिटी पर ब्याज के साथ एक बड़ी राशि हासिल कर सकता है। केंद्र सरकार ने बिजली की अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान कुछ श्रेणियों के लिए 12 रुपये प्रति यूनिट की सीमा से अधिक कीमत पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। सरकार ने अगले दिन की आपूर्ति के लिए ऊंचे मूल्य के एक दिन पहले बाजार और सरप्लस बिजली पोर्टल को पेश किया है। इस पोर्टल पर बिजली को 50 रुपये प्रति यूनिट की कीमत पर बेचा जा सकेगा। ये पोर्टल महंगी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के जरिए बिजली की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 अक्टूबर 2024 से चालू हो जाएगा। यहां पहले ही दिन 50 लाख यात्रियों के आने की उम्मीद है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि इंटरनेशनल, घरेलू और कार्गो फ्लाइट पहले दिन से इस एयरपोर्ट पर उड़ान भरेंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जून 2021 में शुरू हुआ था और इसका निर्माण कार्य 1095 दिन यानी करीब 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए कैजुअल लीव की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है। अब महिला सरकारी कर्मचारियों को साल में 20 कैजुअल लीव मिलेंगी। पहले महिला कर्मचारियों को साल में 13 छुट्टियां मिल रही थी। सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश भी अब पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के बराबर आ गया है, जहां महिला सरकारी कर्मचारियों को 20 कैजुअल लीव मिलती हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सुझाव पर सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन के तहत रिपोर्टिंग इकाइयों का दायरा और बढ़ाया गया है। अब पीएमएलए के तहत राजनीतिक लोगों, एनजीओ, सैन्य अधिकारियों और जजों को भी शामिल किया गया है। पीएमएलए के नियमों में किए गए बदलाव के बाद अब बैंकों को इस तरह के लोगों को केवाईसी का अतिरिक्त रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। 18 साल बाद टाटा ग्रुप एक बार फिर शेयर बाजार में अपनी कंपनी को लिस्ट कराने जा रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने सेबी के पास आईपीओ दस्तावेज जमा करा दिए हैं। आईपीओ पूरी तरह से बिक्री पेशकश पर आधारित होगा। आईपीओ में कंपनी 9.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी। ओएफएस के तहत टाटा टेक्नोलॉजीज की मूल कंपनी टाटा मोटर्स कंपनी में अपनी 20% हिस्सेदारी बेचेगी। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगे। ग्लोबल सरफेसेस लिमिटेड ने अपने आईपीओ के लिए 133 से 140 रुपये प्रति शेयर की कीमत तय की है। कंपनी प्राकृतिक पत्थरों के प्रसंस्करण और कृत्रिम पत्थर के विनिर्माण के क्षेत्र में काम करती है। आईपीओ 13 मार्च को खुलेगा और 15 मार्च को बंद होगा। आईपीओ के तहत 85 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। प्रवर्तक मयंक शाह और श्वेता शाह 25 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। आईपीओ से जुटाई गई धनराशि का इस्तेमाल दुबई में कंपनी की प्रस्तावित इकाई को स्थापित करने के लिए किया जाएगा। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं, ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें और नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के तमाम अन्य कार्यक्रम, तमाम अन्य प्रोग्राम। मिलेंगे सोमवार को। नमस्कार।